आप सभी लोगों का फिर से इस चैनल पे स्वागत है। कहते हैं वतन वालों वतन ना बेच देना, वतन वालों वतन ना बेच देना, शहीदों ने जान दिया है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन भी तू ना बेच देना। बिल्कुल, आज हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, कल दिन कभी ऊंचे पद पर जब आप आसीन हो जाओगे तो याद रखना, कभी भी अपने पद के साथ और अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करना मेरे दोस्त। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी का। जो जैकपॉट क्वेश्चन मैंने कुछ लेकर आया है, इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे जो पिछले 5 साल से कहीं ना कहीं आ रहे हैं, उनमें ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको ये कहीं ना कहीं समझ में, अगर थोड़ा सा दिखने में, अगर स्क्रीन जो है वो अगर कम दिखता है तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इशू हो रहा है। तो आप इसे कहीं ना कहीं सुन भी सकते हैं, सुन के भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी होता है सुप्रीम कोर्ट का जज का। तो वो एलिजिबिलिटी होता है वो कम से कम 5 इयर्स प्रैक्टिस एज ए जज या 10 इयर्स प्रैक्टिस एज लॉयर, दो में से कोई एक होना चाहिए। आप चीज़ों को सुन लें, सुनने से काफ़ी ज़्यादा हमें ऐसे ही कहा जाता है कि सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो आप इसे सुने और सुनने के बाद समझें, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। उसके बाद अमेंडेंट, किस अमेंडेंट के तहत दिल्ली को एनसीटी का दर्जा मिला था? तो दिल्ली को एज ए कैपिटल 1911 में इसको बनाया गया था और ये 69th अमेंडेंट के तहत दिल्ली को राजधानी का दर्जा मिला हुआ था। उसके बाद कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हु अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो इसमें हो जाएगा प्रेसिडेंट और आर्टिकल 74 के तहत जो है ये होता है। उसके बाद एक टर्म आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? तो पॉकेट वीटो जो होता है ये एक कहीं ना कहीं अधिकार है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट के पास ये पॉकेट वीटो होता है और ये अधिकार होता है प्रेसिडेंट के पास। और 3 टाइप्स ऑफ ऐसे ऐसे 3 अधिकार होते हैं, जिसमें एक होता है पॉकेट वीटो, एक होता है एब्सोल्यूट पावर और एक होता है सस्पेंसिव पावर, जिसे हम लोग रेगुलर पावर भी कहते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं उनमें से जो है एक ऐसा राइट्स है जो 31 में था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, ये 1978 में इसको कहीं ना कहीं ये जो राइट था ये एबोलिश्ड हो गया। ओके, और ये उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेशल प्रोविज़न। स्पेशल प्रोविज़न किस किस स्टेट में है? और जैसे जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल प्रोविज़न है, मणिपुर में स्पेशल प्रोविज़न है, असम में भी स्पेशल प्रोविज़न है, बट राजस्थान में स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। ऐसे बहुत सारे और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न्स नहीं है। एक और क्वेश्चन आता है, हु सेड 32 इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सो ये B.R. अम्बेडकर, बाबा रामजी राव अंबेडकर जो हैं, जो कहीं ना कहीं संविधान के जनक माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टाइप का, बहुत विश्लेषण तरीके से मैं आपको ये सारे क्वेश्चन को बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आप इसे सुन लें और अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। व्हाट इज आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूट रिमेडीज है, यानी कि संविधान संशोधन या संविधान उपचार। संविधान के तहत हम जो कानून उस समय जितने जितने भी कानून है वो बना दिए गए, बाद में हमने रियलाइज किया कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनमें कुछ कुछ संशोधन की आवश्यकता है और वो संशोधन मैंने देखा है अभी तक संविधान में लगभग 104 संशोधन हो चुके हैं, आपको पता है। ये संशोधन को जो सिलसिला होता है ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 32 के तहत ही होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कभी डिस्प्यूट होता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट और सेंट्रल, तो वो किस कोर्ट में जाएगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन किस आर्टिकल के तहत है? तो ये 43A के अनुसार हमें बताया जाता है कि जो वाइल्ड लाइफ का है उन्हें हमें संरक्षण देना चाहिए। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का चेयरपर्सन, जबकि लोकसभा में स्पीकर चुना जाता है। स्पीकर कैसे चुना जाता है? सवाल यह है, स्पीकर जो होता है वो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्शन होता है, यानी स्पीकर जो होता है वो इलेक्टेड होता है। तो इलेक्टेड स्पीकर्स जो होते हैं वो मेंबर होते हैं और उन्हीं में से किन्हीं एक मेंबर को इलेक्टेड करके यानी कि चुन के स्पीकर बना दिया जाता है। बट जब वो स्पीकर बन जाता है, व्हेन ही बिकम ए स्पीकर, देन द पावर इंक्रीज, मींस मेंबर का जो पावर होता है उस पावर से ज्यादा पावर हो जाता है स्पीकर का। ओके, उसके बाद पीआरएस सिस्टम, पीआरएस सिस्टम जो है ये क्या है? पीआरएस सिस्टम यानी कि पंचायती राज सिस्टम का जो सिफारिश हुआ था, सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इसका पंचायत सिस्टम आपको बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जो पंचायत राज सिस्टम है वो सबसे पहले बलवंत राय मेहता के कमेटी के द्वारा इसको कहीं ना कहीं सिफारिश किया गया और सबसे पहले ये 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में इसका स्टार्टिंग किया गया। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कम्युनिटी डेवलपमेंट पॉलिसी 1952 में बनाया गया था, जो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रहा और उसी को रिप्लेस करके पीआरएस सिस्टम लागू किया। पीआरएस सिस्टम जो होता है वो थ्री टायर सिस्टम होता है, यानी कि विलेज, ब्लॉक और फिर डिस्ट्रिक्ट होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, हु इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री? तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होता है। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? प्रेसिडेंट का चुनाव एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी में आता है। इंडियन होना चाहिए और किसी भी तरह का बैंकक्रप्ट या पागल नहीं होना चाहिए। ये कुछ एलिजिबिलिटी है प्रेसिडेंट बनने का। इसके पीछे और बहुत सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं जो आगे में राष्ट्रपति का अगर चुनाव में हम देखेंगे तो उसमें बातें क्लियर होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 क्या है? आर्टिकल 61 जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग लगाने का जो एक संविधान के तरफ से हमें मिला हुआ है महाभियोग, यानी कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी तरह का कुछ भी ऐसी चीज उसके ऊपर लांछन लगता है तो उसके ऊपर हम उसको हटाने के लिए, उस पद को हटाने के लिए, उन्हें हटाने के लिए हमें एक महाभियोग लाना पड़ता है और वो महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 में उल्लेखित किया गया है संविधान के तहत और इसके लिए हमें लोकसभा एज वेल राज्यसभा दोनों सभाओं में हमें पारित कराना पड़ता है। क्वेश्चन आता है मनी बिल कहाँ पारित होता है? तो मनी बिल लोकसभा में पारित होता है। हु अपॉइंट्स पीएम? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पीएम को कौन अपॉइंट करता है? तो पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। पीपल ऑफ हाउस किसे कहता है? किस सभा को पीपल ऑफ हाउस कहते हैं? तो लोकसभा को पीपल हाउस कहा जाता है। बट राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि राज्यसभा जो होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको सीधे तौर से पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं होता है, तो इसीलिए उन्हें हम पीपल हाउस नहीं कह सकते हैं। पार्लियामेंट ऑफ कंट्री, पार्लियामेंट ऑफ कंट्री का जिक्र किसमें है? 79, आर्टिकल 79 के तहत इसका जिक्र है। ओके, क्लियर। उसके बाद पंचायती राज सिस्टम जो है वो 59 में जो है और इसको लागू किया गया था। सबसे पहले नागौर जिला था राजस्थान का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और टर्म आता है कि जो लोकसभा है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं और जो राज्यसभा है उसमें कितने मेंबर होते हैं। तो जो लोकसभा है उसमें 550 और दो जो है SC ST प्रेसिडेंट अपने पावर के द्वारा ये इसको आर्टिकल जो है ये एक नया आर्टिकल्स के द्वारा इसको हटा गया, क्योंकि इसके पहले जो था वो एंग्लो इंडियन के लिए 2 पोस्ट कहीं ना कहीं वो फिक्स्ड होता था, उसको हटा के अब उसमें SC ST को डाल दिया गया, जो कि 2020 में ये आर्टिकल में कुछ बदलाव हुआ है। तो कुल मिला के 552 मेंबर्स को जो है वो लोकसभा में होते हैं और राज्यसभा में 250 होते हैं, जिसमें जो 12 मेंबर होता है वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं। ओके,
हु कैन डिजॉल्व लोकसभा, लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है, यानी लोकसभा को कौन निष्कासित कर सकता है, तो इसके पीछे पावर प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट का पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए और मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो इसमें कहा जाता है कि मैक्सिमम 500 550 है और मिनिमम 60 होने चाहिए। बट ऐसे बहुत सारे जगह है, जैसे आप गोवा में देखोगे तो ऐसा बहुत सारा जगह है जहां पर कहीं ना कहीं कम भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, यानी कि जो विधानसभा या विधानमंडल होता है, उसमें कम से कम जो है वो 60 मेंबर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो होता है वो 500 होना चाहिए। लेकिन गोवा में और भी कहीं कहीं है, हम जो देखते हैं वहां पर मिनिमम भी है। सबसे ज्यादा जो है लोकसभा में मेंबर उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, लगभग 80 मेंबर जो होते हैं वो है जो उत्तर प्रदेश से है। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्पीकर स्पीकर जो होता है लोकसभा में, जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर जो होते हैं वो इलेक्टेड बाय लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ही वो चुने जाते हैं। और उसमें एक प्रोटम स्पीकर होता है। और प्रोटम स्पीकर कौन होता है? प्रोटम स्पीकर जो होता है वो कहीं ना कहीं स्पीकर का ही इक्विवेलेंट पद हम कह सकते हैं। बट जब अब्सेंस ऑफ स्पीकर होते हैं तब वो जो है वो स्पीकर का भूमिका में आ जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो हमारे देश के जो पीएम होते हैं वही इसके जो है चेयरपर्सन होते हैं। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितना एज मिनिमम होता है? तो 25 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी उसके पहले हम देख लेते हैं जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका जो वोट होता है, जब किसी भी तरह का हमें चुनना पड़ता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसमें जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका जो वोट होता है उसे हम लोग कास्टिंग वोट कहते हैं, यानी कि निर्णायक वोट कहते हैं। निर्णायक वोट का मतलब क्या होता है? स्पीकर का जो वोट होता है वो कास्टिंग वोट कहा जाता है, क्योंकि जब ऐसा स्थिति आता है कि जब सपोज पीएम के लिए एक पद के लिए 2 उम्मीदवार अगर खड़े होते हैं और ऐसा होता है कभी कभी संजोग बस कि दोनों ही पीएम के पद के लिए समान समान मत मिले, उस समय स्पीकर के पास वो पावर होता है कि वो अपने पावर को उस तरह के जो स्थिति में किसी एक को देकर कहीं ना कहीं उसका पीएम का सिलेक्शन हो जाता है या फिर कर देते हैं। तो इसीलिए उसे कास्टिंग वोट कहा जाता है। मतलब ये नॉर्मली जो है वोट नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो वो वोट फिर निर्णायक वोट होता है। स्पीकर का जो रैंक होता है वो किसके इक्वल होता है, मतलब इक्विवेलेंट किसके होता है? तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है सीजेआई का इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद हमारे देश में अभी हाईकोर्ट की संख्या कितने हैं? तो अभी वर्तमान में हमारे देश में हाईकोर्ट की संख्या 25 है। किस कोर्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंच होता है? ये बेंच क्या होता है? जो जज का ग्रुप होता है उसे हम लोग बेंच कहते हैं। तो अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा बेंचों की संख्या गुवाहाटी में है। उसके बाद नंबर ऑफ जज कितने? अभी सबसे ज्यादा संख्या जो है वो जजों के इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है वहां पर सबसे ज्यादा जजों की संख्या है। अभी वर्तमान में 160 जज हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के द्वारा बताया गया है? तो आर्टिकल 63। वाइस प्रेसिडेंट का जो पेमेंट होता है, सैलरी जो होता है, जैसे हम लोग सैलरी नहीं कह सकते, उसे हम लोग उपलब्धि कहते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं एज अगर हम टर्म यूज करें जो सैलरी होता है वो वाइस प्रेसिडेंट का 4 लाख होता है, जबकि प्रेसिडेंट का जो होता है वो 5 लाख होता है। अगर कभी ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट अगर सपोज किसी कारणवश अगर अब्सेंस है तो वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट में आ जाता है, और जब वो उस पोस्ट में आकर काम करता है, एक्ट करता है, तब उस पद में रहने वाले चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, जब वो प्रेसिडेंट के पद पे आ जाते हैं तो वो सारी सुविधा प्रेसिडेंट की मिलना शुरू हो जाता है। और ये कितने दिनों तक मैक्सिमम रह सकते हैं? तो ये अपने पद को छोड़कर जो है प्रेसिडेंट के पद पे 180 दिन यानी 6 महीना तक ही रह सकते हैं। ओके, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन का ये कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है और ये ड्यूटी है कि वो उस बीच में प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा ले। एक आता है टर्म को वारंटो।
को वारंटो क्या है? सपोज कोई एक कैंडिडेट है जो किसी तरह से, यानी कि एग्जाम वगैरह जो भी प्रोसेस होता है किसी भी पब्लिक ऑफिस में एज ए ब्यूरोक्रेसी, यानी कि किसी भी सरकारी जॉब में अगर कोई जाता है और वो जॉब मिल जाता है, बाद में अगर वो उस जॉब का एलिजिबल नहीं है तो उसे किस के तहत हटाया जाता है? तो उसे क्वो वारंटो नामक जो है आर्टिकल के द्वारा, क्वो वारंटो जो है वो सिस्टम के तहत उसे हटाया जा सकता है जो है। उसके बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज होता है उसे किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, यानी जो सिविल कोर्ट होता है, जो नॉर्मली जिला लेवल पे होता है, उसका जो जज होता है उसे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मिलिट्री पावर किसके हाथ में है? तो मिलिट्री पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। उसके बाद जब हमारे देश में इमरजेंसी आता है, किसी भी सूरत में इमरजेंसी आता है, तो इमरजेंसी में कौन सा ऐसा आर्टिकल होता है, कौन सा ऐसा अधिकार होता है जो उस समय भी एबोलिश्ड नहीं होता है? आपको पता होना चाहिए जब इमरजेंसी आता है किसी भी देश में तो हमारे सारे अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो जो है एबोलिश्ड हो जाते हैं। लेकिन ऐसे एक कौन सा ऐसा अधिकार है? तो वो अधिकार है राइट टू लिविंग, यानी कि जीने का अधिकार। वो किसी भी सूरत में, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो एबोलिश्ड नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया जो होता है वो पीएमओ होता है, बट यूनियन हेड जो होता है, यूनियन हेड हमेशा हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है। छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के द्वारा बताया गया है? तो आर्टिकल 17 के तहत ये छुआछूत जो है उसे एक अपराध घोषित किया गया है और किसी भी बेसिस पे उसके साथ छुआछूत नहीं किया जा सकता है। ये उसके ये कहीं ना कहीं अधिकार स्वरूप हमें दिया हुआ है। उसके बाद सिक्किम एज ए स्टेट, सिक्किम को स्टेट का दर्जा कब मिला, कैसे मिला? 36 अमेंडमेंट के तहत 1975 में 1975 को सिक्किम को एज ए स्टेट का दर्जा मिला। डुअल सिटीजनशिप किस देश में चलता है? तो डुअल सिटीजनशिप यूएसए में चलता है। यूएसए में डबल सिटीजनशिप का प्रावधान है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स के तहत ये बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है, आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके उसे सर्च करके देख सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? तो फंडामेंटल राइट्स में हमें कुछ ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो वर्तमान में 11 आर्टिकल्स हैं ऐसे जो हमें फंडामेंटल राइट्स बताते हैं, जिसमें समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार, राइट टू एक्सप्लोटेशन, ऐसे बहुत सारे अधिकार है जो 11 है। उसके पहले उसका मैंने वीडियो अलग से बना के रखा है। तो ये किस पार्ट में और किस आर्टिकल में आता है? तो ये पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में आता है। उसके बाद जो है डीपीएसपी जो होता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो होता है, ये पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 आर्टिकल नंबर 36 to 51 के बीच में आता है जो है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ओके। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो आता है वो 51 आर्टिकल नंबर 51 में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। एक क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन कौन किया? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटेयर, एडविन लुटेयर के द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था। ओके। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कितने बार चुने जा सकते हैं? मैनी टाइम्स, इसका कोई लिखित नियम नहीं है। लेकिन यूएसए में मैक्सिमम 2 टाइम्स, 2 टाइम्स के बाद वो फिर तीसरा बार इवन उस पद के लिए इलेक्शन भी वो नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा अमेरिका में नियम है। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ओके। उसके बाद हमारे देश में जितने भी कोर्ट्स हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो मैक्सिमम स्टेट को कंट्रोल करता है? तो उसमें होगा बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र, साथ ही साथ दामन और गोवा, ये तीनों को एक साथ देखता है। यानी किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम अगर गोवा में, दामन में और महाराष्ट्र में होता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ही उसका अपील किया जाता है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर BR अम्बेडकर। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम आजाद थे। ये हमें जानना चाहिए।
फाइनेंस बिल कहाँ आता है? फाइनेंस बिल हमेशा लोकसभा में आता है, आर्टिकल 117 के तहत आता है। मनी मनी के बारे में, यानी कि मनी बिल जो है वो किस आर्टिकल के द्वारा आता है? 110। और बजट किस आर्टिकल में आता है? 112। हमारे देश का फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन थे? मीरा कुमार। फर्स्ट लॉ ऑफिसर, हमारे देश का जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर, यानी कि सरकार को सेंट्रल लेवल में अगर हम देखें तो जो सेंट्रल लेवल में किसी भी तरह का जो कानून होता है, किसी भी तरह का जो कानूनी सलाहकार होता है, सेंट्रल को जो कानूनी सलाहकार देते हैं उसे हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और जो स्टेट में होता है, जो स्टेट के स्टेट यानी कि राज्य सरकार को जो कानून का जो सलाहकार होता है उसे हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। ओके, क्लियर। उसके बाद ऑफिस टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये 6 इयर्स का होता है। पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन किस भाग में बताया गया है? तो पार्ट 9 आर्टिकल 243। नेशनल फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कब अप्रूव्ड हुआ था? तो ये 1948 में अप्रूव्ड हुआ था। और उसका डिजाइन जो है, जो नेशनल फ्लैग का डिजाइन, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जो हमारा देश का जो राष्ट्रीय फ्लैग है उसको कौन डिजाइन किए थे? तो इसमें हो जाएगा पिंगली वेंकैया। और ये अप्रूव्ड हुआ था 1948 में। उसके बाद नागालैंड का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हमारे देश में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? व्हेन फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड 1951 में। उसके बाद यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। और जो स्टेट पीएससी होता है, स्टेट पीएससी का जो चेयरमैन होता है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होता है। लेकिन दोनों ही पद को किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही उसको रिमूव किया जा सकता है। ओके। चीफ इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के द्वारा यह बताया गया है? 324। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हमारे देश में पता है कि जो कांग्रेस है उसका गठन 1885 में हुआ था। 1885 के बाद लगातार 1947 तक वो संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद वो फिर सरकार में आया और फिर लगातार सरकार में आते गया। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आता है जब कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार में नहीं आता है, यानी कि वो चुनाव हार जाता है। ऐसा कब होता है? तो आजादी पाने के बाद हमारे देश में 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी आता है, इंदिरा गांधी के पीरियड में। तो जब इंदिरा गांधी के पीरियड में हमारे देश में इमरजेंसी आता है, आपातकाल की घोषणा होती है, उसके बाद जब 1977 में इलेक्शन होता है तो हमारे देश में उस समय कांग्रेस चुनाव हार जाती है और फिर जनता दल का सरकार बनता है। ये पहली बार होती है। क्वेश्चन इसीलिए ऐसे पूछा जाता है कि आजादी के बाद प्रथम बार कांग्रेस कब चुनाव में हारे? तो 1977 में, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी आई थी इंदिरा गांधी के पीरियड में। ओके। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? 143 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर में सलाह ले सकता है। उसके बाद एक हमारा अधिकार था प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो हटा दिया गया। ये 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया। आर्टिकल 25 टू 28 में हमें रिलीजियन का जो धार्मिक अधिकार है वो हमें मिला हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल, व्हिच आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत हमें ये बताया जाता है कि हमें किसी के साथ भी किसी भी बेसिस पे, वो चाहे वो कास्ट हो, सेक्स हो, किसी भी अन्य भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल 15 में हमें बताया जाता है। उसके बाद एम हिदायतुल्ला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में थे जब, तो उन्हें 2 बार ऐसा मौका मिला, एक बार प्रेसिडेंट बनने का और एक बार वाइस प्रेसिडेंट बनने का। ये नाम है एम हिदायतुल्ला। जो प्रेसिडेंट बने थे, एज ए प्रेसिडेंट वो काम किए 1969 में, और फिर बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी बने 1972 में। एकमात्र ऐसे इंसान थे जो सीजेआई के पद में रहते हुए भी वो प्रेसिडेंट भी बने और वाइस प्रेसिडेंट भी बने। तो ऐसे कुछ मुख्य जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से रखा। उम्मीद करता हूँ ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा, और जब ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे तो आप उसे कहीं ना कहीं सही कर पाओ। उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम अच्छा से हो और आपका तैयारी भी अच्छा से हो। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।